हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछला टॉपिक जो था या फिर पिछला जो लेक्चर था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था? कैंसर के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या है, कैंसर होता कैसे है, और कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसर को बनाती हैं इंसानों की बॉडी में। तो हमने इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश की थी। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो मैंने पहले भी कहा था कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्वेश्चन जो हैं वो आप उनको लिख के बताएं। फिर उसके बाद आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम ये चैप्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट पिछला वाला लेक्चर था, और उतना ही ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन के बारे में, और वो भी कैंसर के। तो बॉडी के अंदर अगर कैंसर हो गया है या फिर बनना शुरू हो गया है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसके बारे में आज का जो लेक्चर है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि कुछ सिम्टम्स आते हैं जब इंसानों को कैंसर हो जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एक दो सिम्टम नहीं है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे उसमें से होता है कि कभी चोट लगी, उस हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, चोट के भरने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो हो जाता है। जो बॉडी के ओपनिंग्स होते हैं वहाँ से अनयूजुअल डिस्चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये माउथ है, आप या फिर लंग्स में कोई अगर कैंसर बन रहा है तो बार बार आपको बहुत ज़्यादा आपको कफ होगा, कफ आएगा, साथ ही साथ उसके साथ ब्लड भी आने लगता है। जो यूरिन होता है उसमें ब्लड ऐड हो जाता है, उसके साथ ब्लड आने लगता है, टॉयलेट के साथ ब्लड आने, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये इशारा करती है कि बॉडी के अंदर कैंसर बन रहा है। तो ऐसे में या फिर कभी कभी होता है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्रेस्ट में थिकनिंग बन जाती है, वो टच करने में पता चल जाता है वो फीमेल में। तो ये जब सिम्टम्स आने लगते हैं ना, तो एक तरीके से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है उनको डायग्नोसिस को लेकर कि आप जाके ये वाला टेस्ट करवा लें, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये कैंसर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि डायग्नोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से डायग्नोसिस के बारे में कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और अगर उनको कैंसर के बारे में पता करना होता है। तो हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, बट क्लास 12 एनसीईआरटी में जो 5 टाइप के दिए हुए हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और भी टेस्ट होते होंगे, बहुत ज़्यादा पता नहीं है मुझे इसके बारे में, बट जितना भी मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन मुझसे जुट सकी है, मैंने उतना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि अगर शुरू में ही डायग्नोसिस करवा लेते हैं या फिर आप जाके इसका चेकअप करवा लेते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, तो और पता चल जाता है कि कैंसर बन रहा है या फिर किस स्टेज में, यह सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका, बट ट्रीटमेंट हो सकता है, थोड़ा पेनफुल होता है बट हो जाता है, लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। ओके, तो आज हम बात करेंगे 4-5 टाइप के जो टेस्ट होते हैं कैंसर को पता करने के लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर को पता करने के लिए। वो 5 टाइप के होते हैं। तो 4-5 जो एनसीईआरटी वाला है वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो पहला जो टेस्ट होता है, जो पहले तो आज मैं ये पहले इसकी हेडिंग डाल देते हैं, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर के डायग्नोसिस और डिटेक्शन, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जो पहला होगा इसमें वो होगा इसका बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, ये वो टेस्ट होता है जिससे पता करते हैं कि कौन से पार्ट में, कौन से टिश्यू में कैंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब होता क्या है ना, ये कैसे पता करते हैं? बायोप्सी क्या है? लिविंग टिश्यू को लेते हैं, मान लेते हैं कोई सस्पेक्टेड पार्ट है वहां पे लगता है, जैसे कि मान किसी को माउथ का कैंसर हो गया, तो उस पार्ट को थोड़ा से कट करते हैं, उसके एकदम थिन स्लाइस बनाते हैं, सेक्शन कट करते हैं। तो उस सस्पेक्टेड पार्ट को, जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है, उसका क्या किया जाता है? उसको कट किया जाता है। उसको कट किया गया, उसको कट करने के बाद उसको थिन स्लाइस तैयार की जाती है, थिन
स्लाइसेस तैयार की जाती हैं और उसके बाद उनकी स्टेनिंग की जाती है। जो डाइज होती हैं, जो कलर उनको दिया जाता है, उनकी स्टेनिंग की जाती है और उसके बाद एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप में। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब एग्जामिन करते हैं ना, अगर वहां पे अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो रहा है, वहां पे लगातार सेल डिवाइड कर रही है, ज्यादा सेल पाई जा रही है जितनी नहीं पाई जानी चाहिए, तो ये पता चल जाता है उससे कि वहां की जो सेल है या फिर वहां पे ट्यूमर बनना शुरू हो गया। नहीं बन रहा है तो फिर वो सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला तो ये हो गया, वो डॉक्टर देख के इन सारी चीजों को बता देता है, उनको ज्यादा डिटेल पता होती है। ओके, दूसरा जो टेस्ट होता है वो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट है। फर्स्ट आपका तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट हो गया। दूसरा आपका होता है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये भी लिखा हो कि इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया, इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, मान लेते हैं किसी इंसान को ल्यूकीमिया हो गया। ल्यूकीमिया के बारे में या फिर नाम इसका आपने सुना होगा, इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ल्यूकीमिया हो गया तो ब्लड कैंसर, तो उस टाइम क्या करते हैं, वो बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। आप बोन मैरो का टेस्ट करा सकते हैं और दूसरा आप ब्लड में सेल काउंट्स देख सकते हैं कि ब्लड सेल काउंट्स जो होता है या फिर सेल काउंट्स को हम चेक कर लेंगे। सेल काउंट्स का मतलब होता है कि अगर सेल बहुत ज्यादा वहां पे है तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, अनकंट्रोल हो गया। यही तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, कैंसर कुछ और नहीं, कैंसर क्या होता है ना, अनकंट्रोल जो सेल डिवीजन होता है उसी की वजह से तो कैंसर होता है। मान लेते हैं वहां पे सेल काउंट ज्यादा मिल गया आपको, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम देखी गई है। ओके, थर्ड जो होता है, इसमें हम रेडिएशन का यूज करते हैं। रेडिएशन का जो सबसे बेस्ट माना जाता है रेडिएशन, क्योंकि अगर बाहर से तो पता नहीं चलता, बाहर से तो देख के कोई बता नहीं सकता, ब्लड व्लड तो नॉर्मल टेस्ट आपका होता है। बाकी जो रेडिएशन होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, या फिर तीन इनके मेथड होते हैं रेडिएशन वाली जो टेक्निक होती है, तीन टेक्निक होती है। एक तो होता है आपका रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी थोड़ा से ओल्ड है ये टेक्निक। उसके बाद आपका सीटी स्कैन, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने सीटी स्कैन का, इसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है। और एक आपका होता है एमआरआई। तीनों चीजों को देख लेते हैं। जो रेडियोग्राफी होता है ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन मतलब बॉडी के अगर अंदर किसी इंटरनल ऑर्गन के अंदर है तो उसमें क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। इसमें एक्सरे का यूज किया जाएगा, नीचे वाले में भी एक्सरे का यूज किया जाएगा। और ये जो रेज होंगी या फिर ये जो रेडिएशन होंगे ये आयनाइजिंग रेडिएशन होंगे। कैसे रेडिएशन होंगे, आयनाइजिंग रेडिएशन होंगे। आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज करके, रेज का यूज करके इनको डिटेक्ट किया जाता है। ये रेडियोग्राफी 2D स्ट्रक्चर को दिखाता था, बट उससे ज्यादा डेवलप जो है वो कौन सा है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका नाम जो है ये क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या करता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर का, जिस चीज को आप डिटेक्ट करने जा रहे हो उसका 3D स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब एक बार में कई ढेर सारे पिक ले लेता है, उनको इस तरह से कलेक्ट सेट करता है कि वो 3D स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। उस कितना बड़ा है, कितना वेट है, उसकी लेंथ क्या है, उसका हाइट क्या, वो सारी चीजें उस ट्यूमर की दिखने लगती है। तो उसमें ये सीटी स्कैन में होता है। एमआरआई जो है ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होता है। ये दोनों रेडिएशन कौन से है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, बट ये वाला जो रेडिएशन होगा वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होगा। इस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में और इसका फुल फॉर्म याद रखें, इसका फुल फॉर्म जो है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है मशीन के जरिए।
और जो भी इंटरनल पार्ट में जो भी ट्यूमर बन रहा है उसको कंप्लीट तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उसकी अगल बगल डायग्राम तैयार किया जाता है और उसको दिखाया जाता है। तो जो आज सबसे जो बेस्ट वे है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, तो जितने भी हम बताए जाएंगे उसमें जो सबसे बेस्ट है वो MRI टेस्ट होता है। तो ये तो 3 यहाँ पे हमने समझ लिया। एक तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट हो गया, दूसरा ब्लड एंड बोन मैरो। बट ब्लड एंड बोन मैरो स्पेशली किसके लिए होता है? ल्यूकीमिया नाम के कैंसर के लिए होता है। बट कैंसर तो कहीं पे भी हो सकता है, लंग्स का कैंसर होता है, थ्रोट का कैंसर होता है, बोन का कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर होते हैं। बट स्पेशली सिर्फ ल्यूकीमिया के लिए अगर हम बात करें तो ल्यूकीमिया के लिए ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट हो सकता है। लेकिन एक और होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी का टेस्ट करके, स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। अब होता क्या है, कोई भी बीमारी बनती है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के पास हमारी बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है, या हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, जो बीमारियों से बचाने वाला सिस्टम होता है, जिसका नाम इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्स करेगा। और वो रिस्पॉन्स करेगा तो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। किसके अगेंस्ट बनाएगा? कोई भी पैथोजन हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, कोई भी चीज बॉडी के अंदर अगर एंटर हो जाए या फिर कोई भी बीमारी बन रही है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाता है। तो जब कैंसर होता है किसी को, ये बीमारी होती है किसी को, तो उसके अगेंस्ट भी वो एंटीबॉडी को बनाता है और डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं कि वो जो कैंसर की जो एंटीबॉडी है इसकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, उसका वो टेस्ट लिखते हैं, उसको डिटेक्ट किया जाता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है MRI और CT स्कैन की तरह से, उनको डिटेक्ट किया जाता है। अगर मिल गए तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर कैंसर ट्यूमर्स बनना शुरू हो गए या फिर जो भी है वो सारी चीजें। और अगर टाइम पे आप ये सारी चीजें पता कर लेते हैं तो जान बचाई जा सकती है। तो उसके लिए आपका ये 3-4 जो मैंने बताया ये है। और लास्ट में मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी टेस्ट होता है या फिर ससेप्टिबल इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन्स कुछ होते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन्स। अब क्या होते हैं इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन्स? देखो कुछ एक्चुअली सारा खेल तो इन्हीं का होता है, जीन का ही होता है। उनमें चेंजेस आते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बदलता है और ऑन्कोजीन क्या करता है? सेल को कैंसरस बना देता है और बॉडी के अंदर ये ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी का में जो जीन होता है ये उनके क्रोमोसोम के साथ जुड़ा रहता है, मतलब जीन जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट कैंसर बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? कैंसर बना सकते हैं। ये पेरेंट से बच्चे के अंदर पहुंच गया, इनएक्टिव रहते हैं, बच्चा बड़ा हो गया तो उसके अंदर कैंसर हो सकता है। कब हो सकता है? अगर वो जीन एक्टिवेट हो जाए, कैंसर बनाने वाले कुछ जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाए। इसीलिए बहुत सारे पहले लोग चेकअप करा लेते हैं और जो इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन्स होते हैं उनके अगेंस्ट उनको पता कर लेते हैं कि ये जीन्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं। और मैं भी जैसे टोबैको के केसेस में, टोबैको में या फिर कुछ चीज़ों में केमिकल पाए जाते हैं जो इन जीन्स को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद वो जीन कैंसर बना देते हैं। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं कुछ लोगों को सलाह देते हैं कि अगर आप उनके अंदर वो इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन्स पाए जा रहे हैं तो उनसे कहते हैं कि आप देखिए सिगरेट मत पीजिए, ये वाला काम मत कीजिए, वो काम मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है और निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो क्या कर देगा? आपके प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से उस आदमी को कैंसर हो सकता है। हालांकि इस पर ढेरों सारी रिसर्च चल रही है, 100% ये भी नहीं कि हर आदमी को ही हो जाए, उनके पास इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन्स भी पाए जाते हैं तब भी बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इनहेरिटेड ससेप्टिबल जीन जो पाए जाते हैं और अगर पाए जा रहे हैं तो उनको बहुत बचा के रखा है। तो उनसे कहा जाता है कि आप इन सारी चीज़ों से जितना भी दूर रह सकें आप रहें, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो टेस्ट बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर आप बचना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये बीमारी कौन सी हुई है, कैसी बीमारी है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट से पहले आपको उसके बारे में
उसका डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, उनका डिटेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो उनका लोकेशन पता होना चाहिए, वो बीमारी पता होनी चाहिए, वो कैसे बॉडी के अंदर फैल रही है, किस कंडीशन में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझको बताएं। और MRI का फुल फॉर्म भी याद रख लें, साथ ही साथ CT स्कैन का फुल फॉर्म आप याद रख लें। CT स्कैन का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा से एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, हर किसी को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो जानकारी हो ही सकती है, हर कोई पढ़ता रहता है। और क्लास 12 के स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये क्योंकि जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो इनके बारे में, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर की स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों में से मान लेते हैं बहुत ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट आ गया कि कैंसर पे रिसर्च करना है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाता है और कुछ ना कुछ उस फील्ड में कुछ कर देता है, तो और परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाल देता है इस डिज़ीज़ का, तो इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो आप लोग हार्ड वर्क करते रहें अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपनी कंट्री के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने का चांस आपको मिला है। तो इस तरह से वेस्ट उसको मत करिए, मौका आपके पास है, आपका काम पढ़ना है तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उनको पढ़ें और जिम्मेदारी के साथ काम को करें। थैंक यू सो मच। आज की लेक्चर बस इतना ही था।